नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजनीति, रणनीति और शतरंज का शौक रखते हैं। आज के वीडियो में बहुत गहरी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्रिप्शन जरूर कर दीजिए। राजनीति हमेशा शांत दिखती है, लेकिन उसकी अंदरूनी रणनीतियां हमेशा चलती रहती हैं। वो कभी शांत नहीं होती। देश में अभी नजदीक में कोई चुनाव नहीं है। 2027 से पहले लोकसभा के चुनाव भी 2-3 साल दूर है। फिर भी राजनीतिक रूप से उठापटक क्यों मची है? चाहे वो बिहार का उपचुनाव हो, चाहे एमपी का उपचुनाव हो, आखिर क्या वजह है इन सब उठापटक की? बिहार के 45 साल से मजबूत गढ़ वाली सीट बांकीपुर, अचानक वहां पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार क्यों बदल दिया? या एमपी की दतिया सीट जहां उपचुनाव हो रहा है, अभी 2004 से 2020 तक लगातार मध्य प्रदेश की सरकार में गृह मंत्री और बहुत सारे मंत्री पद पर रहे हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। क्यों? क्या यूं ही, या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है? वो रणनीति जो भविष्य को प्रभावित करती है, वो रणनीति जिसके तार जाकर जुड़ते हैं उस सवाल में जो बार बार पूछा जाता है, मोदी के बाद कौन? मैंने फेसबुक पर इस विषय में बहुत बार लिखा है। एक व्यक्ति है जो मोदी के बाद सत्ता की कमान संभालेगा। हालांकि 2029 के चुनाव मोदी के ही नेतृत्व में होंगे, और ये सारी कवायद जो राजनीतिक रूप से भाजपा के संगठनात्मक स्तर और राजनीतिक स्तर पर हो रही है पूरे देश में, ये उसी व्यक्ति के लिए राह प्रशस्त करी जा रही है। हर राज्य में जो पावरफुल मुख्यमंत्री बैठे हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मोहन यादव हो, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या राजस्थान के मुख्यमंत्री, यूपी की बात हम बाद में करेंगे, योगी जी का नाम अभी मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा में राजनीतिक रूप से कौन से धड़े को बिलोंग करते हैं? देखिए, अब ये मत कहिएगा कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। जहां राजनीति है वहां गुट होंगे, चाहे पार्टी छोटी हो या वैश्विक स्तर की। राज्य स्तर की राजनीति में उस उत्तराधिकारी की राह को जो भी भविष्य में चुनौती बन सकता है, उसे आज ही साफ किया जा रहा है, या उन गुटों को कमजोर किया जा रहा है जो गुट भविष्य में सर उठा सकते हैं। बिहार की राजनीति और उम्मीदवारों का बदलाव, इस पर मेरा आकलन थोड़ा अलग है। देखिए, आज जितने उपचुनाव हो रहे हैं, वो उपचुनाव अगर पार्टी हार भी जाती है तो इसके न पार्टी के नेतृत्व पर, न रणनीति पर, और न ही वहां की सरकारों पर कोई असर पड़ेगा। इसलिए भाजपा की रणनीतिकार बड़े खेल खेल रहे हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस वहां मृतप्राय है। मुख्यतः भाजपा का विपक्ष आरजेडी है। जेडीयू को उन्होंने साथ मिला लिया है। चिराग पासवान एनडीए के साथ है, तो विपक्ष मुख्यतः आरजेडी है, और आरजेडी का वोट बैंक है मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम। अगर आपको बिहार में विपक्ष को कमजोर करना हो तो आप कौन सी राजनीतिक चाल चलेंगे? आप क्या चाहेंगे? विपक्ष कमजोर तभी होगा जब आरजेडी से मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक, या गैर यादव ओबीसी वोट बैंक जो थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उनसे हट जाए। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक और गैर यादव या यादव वोट बैंक टूटकर ना तो कांग्रेस के साथ जा रहा है, ना जेडीयू के साथ जा रहा है, ना चिराग पासवान की पार्टी के साथ जा रहा है, तो ये आखिर होगा कैसे? हालांकि ओवैसी ने बिहार की राजनीति में अच्छा किया। उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के सेंध में सेंध लगाई, लेकिन उतनी नहीं लगा पाए जिससे विपक्ष वहां का आरजेडी कमजोर हो जाए। मेरा आकलन है कि बिहार की राजनीति में भाजपा प्रशांत किशोर को नई ऑक्सीजन देकर खड़ा कर रही है, ताकि बिहार के भविष्य की राजनीति में, चाहे 2029 की राजनीति हो या फिर उससे आगे की बिहार की राजनीति, एक ऐसा ध्रुव खड़ा किया जा सके जो अधिक से अधिक नुकसान आरजेडी को करे, खासकर उसके मुस्लिम वोट बैंक यादव गैर यादव भी छीने। देखिए, यहां पर भाजपा रणनीतिकारों की डबल चाल है। एक गुमनाम से नए कार्यकर्ता को, एक बूथ अध्यक्ष को टिकट देकर भाजपा ने एक नई परंपरा, नई परिपाटी शुरू की है, युवाओं में विश्वास जगाने की राजनीति के प्रति और पार्टी के प्रति। दूसरी चीज है, अगर वो बूथ अध्यक्ष भाजपा का चुनाव जीत जाता है तो बल्ले बल्ले है पार्टी के रणनीतिकारों की, और अगर वो हार भी जाता है और पीके वहां से चुनाव निकाल लेता है तो इससे कई संदेश जाएंगे, और एक तीर से भाजपा के रणनीतिकार कई शिकार करेंगे। पहला शिकार यह होगा कि पीके मजबूत होगा, एक नया ध्रुव खड़ा हो जाएगा बिहार की राजनीति में, जो भविष्य में भी बीजेपी के लिए एक अहम मोहरा साबित होगा। दूसरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के भाजपा गुट को यह संदेश देना होगा कि केंद्र के बिना आप कुछ नहीं,
आपकी हैसियत एक उपचुनाव जिताने भर की भी नहीं है। सम्राट चौधरी और उसके गुट को हमेशा भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में रहेगा। अब अगर इसी परिदृश्य को अगर हम मध्य प्रदेश में लेकर आए, मध्य प्रदेश में रणनीति अलग है। दतिया का उपचुनाव है, वहां से एक भाजपा के वो भी बड़े नेता हैं, ग्राउंड वाले नेता हैं तिवारी जी, उनको टिकट दिया गया है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर। अब पर्दे के पीछे की राजनीति देखिए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, 20 साल तक वो सरकार में, शिवराज सिंह सरकार में वो नंबर 2 थे। मगर अब राजनीति का परिदृश्य राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति बदल गई है। मैंने बहुत पहले भी ये चीज लिखा था फेसबुक पर कि धीरे धीरे राजनीतिक रणनीति इस तरह से सेट की जा रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा में मोदी के उत्तराधिकारी की जो उठापटक होगी, उसमें एक व्यक्ति है जो उत्तराधिकारी बनेगा और उसी के लिए सारी रणनीतिक मोहरे सेट किए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी उसी उठापटक का हिस्सा है। भविष्य के जो मोहरे आज सेट किए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा कौन से गुट के आदमी है? जाहिर है शिवराज सिंह चौहान के। भविष्य में शिवराज सिंह चौहान इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो उस व्यक्ति के लिए, उत्तराधिकारी के लिए रेस में शामिल हो जाएं या चुनौती खड़ी कर सके, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा गया है मेरे आकलन से। और ये हर राज्य में होगा। भाजपा के मुख्य रणनीति जो है वो अब किसी भी राज्य में ना कोई बड़ा नेता बनने देंगे और ना ही कोई ऐसा गुट बनने देंगे जो भविष्य में केंद्रीय गुट के लिए चुनौती बन सके। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि आज जो छत्तीसगढ़ के सीएम को कमजोर समझ रहे हैं या जो राजस्थान के सीएम को पर्ची मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। इन राज्यों में जब चुनाव होंगे, चाहे 2029 के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जब टिकट की बारी आएगी तो जो आज पर्ची मुख्यमंत्री कह रहे हैं या भजनलाल जी को कमजोर मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पार्टी के ये नेता और जो अपने अलग गुटबाजी या कहीं खिचड़ी पका रहे हैं, वो सारे के सारे नेता इन्हीं मुख्यमंत्रियों के चरणों को पकड़ेंगे टिकट के लिए। ये जो आपको हर राज्य में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं ना, ये केवल मुख्यमंत्री नहीं है, ये 2029 के बाद की भाजपा की आंतरिक बिसात के हर राज्य में खड़े किए गए वजीर हैं, जो समय आने पर क्षेत्रीय छत्रप बनेंगे और उत्तराधिकारी के लिए अपना समर्थन देंगे। राजनीति में राजनीति की शतरंज का खिलाड़ी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर तो वो बनता है जो 50 से सालें आगे की सोच सके। अगर सारी बातें यहां कहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसी रणनीति के हिस्से के रूप में साउथ की राजनीति से मोहरे फिट किए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, मध्य भारत में भी और उत्तर भारत में भी। अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी अपने आप में एक सत्ता है। बार बार यह मुद्दा उठता है कि योगी जी और केंद्र के रिश्ते ठीक नहीं है या मोदी और अमित शाह योगी जी को हटाना चाहते हैं। इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। जो राजनीति की गहराई समझते हैं वो ये जानते हैं कि योगी जी आज भाजपा का इतना बड़ा हिंदुत्व का हार्डकोर चेहरा बन चुके हैं जो पूरे देश में मास अपील से भाजपा को चुनाव जितवाते हैं। मोदी के बाद भाजपा में दूसरा व्यक्ति योगी आदित्यनाथ है जिनके चेहरे पर पूरे देश में वोट पड़ते हैं। यह बात भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि ये मोदी के साथ भी और मोदी के बाद भी योगी का चेहरा हमेशा भाजपा को फायदा दिलाता रहेगा। इसलिए योगी जी को यूपी की राजनीति का खुद मुख्तार होने दिया जा रहा है। पीछे जो हुआ वो अलग बात थी, अब रणनीति बदली हुई है और हो सकता है कि अगले 10 से 15 साल में योगी जी इतने तैयार हो जाएं कि फिर राष्ट्रीय राजनीति उनके इशारों पर चलने लगे। अब आप सबसे एक सवाल, आप कमेंट में मेरे को बताइए कि वो कौन व्यक्ति है या वो उत्तराधिकारी कौन है जिनके लिए ये सारी राजनीतिक उठापटक की जा रही है, भविष्य में मोहरे सेट किए जा रहे हैं और हर रणनीति उसी के केंद्र मानकर बनाई जा रही है। क्या बता सकते हैं उस व्यक्ति का नाम? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम कमेंट में लिखे बगैर वापस मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहां राजनीतिक खबरें नहीं देता, पर्दे के पीछे की राजनीति का विश्लेषण करता हूं। जय हिंद।